नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। थर्सडे का सत्र यानी कि एक्सपायरी वाला दिन और भारतीय बाजारों में आज हमने देखा है फिर से मोमेंटम तेजी की तरफ लौटा है। इंडेक्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो चाल मजबूत है, 52 अंकों की बढ़त पर कारोबार निफ्टी में, और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो ये शांत है। लेकिन आज ध्यान रहे मिड कैप कंपनियों पर, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी पर इस समय कर रहा है कारोबार। 2:1 का रेशियो यहां पर साफ बनता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो ऑफकोर्स स्ट्रेंथ देखने को मिली है, लेकिन आज क्या ड्रैग कर रहा है और क्या बाजार को और सपोर्ट कर रहा है, तो क्योंकि निफ्टी बैंक दबाव में है तो आज निजी बैंकों पर ध्यान दीजिए। HDFC बैंक, आपका इंडसइंड बैंक जैसे ट्रेड्स दबाव में आते हुए HDFC में भी कुछ मुनाफा वसूली है और बजाज फाइनेंस भी ड्रैग कर रहा है। लेकिन तेजी की तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ, ICICI बैंक का साथ और L&T का साथ मिला है और पावर ग्रिड में भी तेजी बनती हुई। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। आयशर मोटर्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आयशर मोटर्स परसों से जो लगातार बिकवाली के ग्रिप में आया है, आज फिर कमजोरी इसमें बढ़ती हुई 3221 का लेवल। इनफैक्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में ये स्टॉक 11% से ज्यादा गवा चुका है और हमने देखा है यहाँ पर 11,000 करोड़ की मार्केट कैप भी दरअसल इरोड होती हुई दिखाई दी है, और क्योंकि यहाँ पर क्लियरली कंपटीशन बढ़ता हुआ। तो आयशर की रॉयल एनफील्ड क्लासिक, रॉयल एनफील्ड मीटियोर, हंटर को मुकाबला देने के लिए हमने देखा है बजाज ट्रायम्फ की जो बाइक कल लॉन्च हुई या फिर कल अनवील हुई, और उससे पहले जो होंडा और आई बेग योर पार्डन हीरो और हार्ले की बाइक आई है, उसका कुछ इम्पैक्ट आज। हालांकि हीरो और बजाज में हमने देखा थोड़ा सा करेक्शन, लेकिन ज्यादा प्रेशर जाहिर तौर पर आयशर मोटर्स में बनता हुआ। तो ये इनफैक्ट आज की बड़ी थीम है जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं। चलिए अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। याद रहे इस मैदान में ब्रिजेश एल, प्रदीप होचंदानी और अनुज गुप्ता है, और तीनों के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ब्रिजेश अच्छी लीडरशिप में 7% के रिटर्न्स इनके बने हैं, 3.5% के रिटर्न्स पर प्रदीप होचंदानी, और साथ ही साथ अनुज गुप्ता 2-2.5% तक के रिटर्न्स पर बैठे हैं। यह है कल दोपहर 3:30 बजे तक की स्थिति। आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी पहले उसकी बात करेंगे, और फिर यहाँ से आगे फोकस रहेगा नए ट्रेड्स पर। ये बताइए ब्रिजेश, इंडेक्स क्लियरली विनिंग साइड पर है, निफ्टी में ज्यादा जोश निफ्टी बैंक की तुलना में। आज एक्सपायरी का दिन, क्या अटेम्प्ट हो सकता है 19,500 की तरफ एक्सपायरी का? हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। तो जैसे कि आपने बताया कि रिलायंस, आईसीआईसीआई और L&T, जो 3 काउंटर्स जो चल रहे हैं, इन्हीं के अगर आप कॉम्बिनेशन देखते हैं तो 20% निफ्टी के वेटेज इसी में आते हैं। तो डेफिनेटली रिलायंस आज पॉजिटिव आईसीआईसीआई और L&T में भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 19,500 के ऊपर तो डेफिनेटली कैश मार्केट एक अप्रोच करेगा। तो किसी को भी कॉल ऑप्शन में लॉन्ग का ट्रेड करना है तो मुझे लगता है निफ्टी इंडेक्स में करना चाहिए। और बैंक निफ्टी में जैसे ही 45,200 के ऊपर एक ट्रेड बनना चालू हो जाता है, तो मुझे लगता है एक बार बैंक निफ्टी भी शायद आज के एक्सपायरी के चलते एक शॉर्ट कवरिंग या फिर मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिल सकता है। निफ्टी में तो हम करंट प्राइस में कर लेना चाहिए, और बैंक निफ्टी 45,200 के ऊपर जैसे कैश निकलता है, फिर बैंक निफ्टी में मुझे लगता है एक तेजी का माहौल बनेगा। ओके, तो तेजी का माहौल बनेगा और होपफुली निफ्टी बैंक में भी कुछ शॉर्ट कवरिंग आएगी। प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? तो 2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी आज फ्रेश हाइस बना रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा सुस्ता रहा है, पर ब्रॉडर इंडाइसेस में जो हमने बोला था आउट परफॉर्मेंस वो कंटिन्यू कर रहा है। कुछ पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ की हमने बात की थी पिछले दिनों, जो बैंक PSU बैंक को या कल जो टायर स्पेस था वो भी आज बजिंग है। आज खास करके QSR स्पेस में और जो दूसरे OMCs या ऑयल एंड गैस स्पेस की कंपनीज बस कर रही हैं। तो अप्रोच यही रहेगी कि इनमें से कुछ आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स निकाले जाए। ओके, तो ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पर ध्यान देंगे प्रदीप वर्सेस द इंडेक्स ट्रेड। अनुज, आपकी रणनीति क्या रहेगी? हर्षा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है, हमने कल भी अच्छा खासा मोमेंटम उसमें देखा था, और मुझे लगता है कि अभी जो रैली है वो स्मॉल कैप और मिड कैप से कंटिन्यू रहेगी।
हालांकि हम देखें तो निफ्टी अब 19,460 के आसपास, जैसे कि हम कल भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मार्केट पॉजिटिव मूड में रहेगा, तो वैसा ही ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी हम देखें तो भी पॉजिटिव मूड में ही चल रहा है। इवन सेंसेक्स भी करीबन 150 पॉइंट की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो सेंटीमेंट अगर हम देखें तो पॉजिटिव है। हालांकि हमने जो कल एफओएमसी के स्टेटमेंट्स आए हैं वहां से भी कुछ पॉजिटिव क्यूज आते हुए दिखाई दिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक पॉजिटिव वे में आता हुआ दिख रहा है। ग्लोबल फ्रंट पर भी हमने थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखा है। तो मुझे लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में, हालांकि इंडियन मार्केट में आज एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि सेकंड आवर में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, बट जिस तरह का ट्रेंड बना है मुझे लगता है कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा और मिड कैप और स्मॉल कैप में से ही आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। मिड और स्मॉल कैप्स पर आपकी नजरें रहेंगी क्लियरली। हमारे जानकार अपनी राय सामने रख चुके हैं। कल तक के आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और फिर बात करेंगे कि नए कौन से ट्रेड्स दरअसल ये जोड़कर चलेंगे। तो CDSL 2% के रिटर्न्स कमा कर गया ब्रिजेश के लिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज प्रदीप का स्टॉक था जिसने 1.5% तक के रिटर्न्स कमाए, और साथ ही साथ फिर यस बैंक लगभग 3% तक के रिटर्न्स कमा कर गया है। ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा कमाई हुई है। अब यहाँ से आगे किस तरह की रणनीति, कौन से ट्रेड्स पर होगा फोकस, इसकी बात करते हैं। पहले अनुज, फिर आपका पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपने इनफैक्ट यस बैंक में प्रॉफिट बुक किया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी प्रॉफिट बांधा है सुबह में। फिर आपके पास टाटा स्टील का जो स्टॉक है वो अभी भी होल्ड है। बताइए नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? ट्रेड मुझे लगता है कि जिस तरीके से ऑयल रिफाइनरी में एक पॉजिटिव मोमेंटम है, तो यहाँ पे मैं MRPL को जोड़ना चाहूंगा। करीबन 90-40 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है और हम पिछले कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम इसमें देख रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से क्रूड के प्राइस ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं, मुझे लगता है कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 86 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 97 तक MRPL में देखने को मिल सकता है। 97 के लिए एक अपॉर्चुनिटी MRPL में तेजी लेकर चले 2% ऊपर। और वैसे भी हमने देखा है OMC स्पेस, ऑयल एंड गैस स्पेस में थोड़ा सा ट्रैक्शन लौटता हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगुवाई में फिलहाल वो तेजी बनती दिखाई दे रही है और बाकी काउंटर्स में भी एक्शन बन रहा है। तो 97 टारगेट MRPL का, 86 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए अब आते हैं ब्रिजेश के पोर्टफोलियो पर और इन्होंने क्या बदलाव किया है वो आपकी स्क्रीन पर। तो ब्रिजेश ने इनफैक्ट कुछ देर पहले अनाउंस किया कि CIE ऑटोमोटिव में प्रॉफिट बुक कर रहे 738.50 के आसपास, और CDSL को कल ही बुक कर लिया था। ITC के ट्रेड को ये होल्ड कर रहे हैं। ब्रिजेश, अब नया ट्रेड आपका? मैं अपोलो हॉस्पिटल में मेरा व्यू है। मुझे लगता है जिस हिसाब से मार्केट अपोलो हॉस्पिटल साइड जो रिसेंटली जो करेक्शंस देखने को मिले थे, आज काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है ये फिर से एक कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड रहेगा ये काउंटर में। 5200 करेंटली भाव चल रहा है, तो मुझे इसको लॉन्ग करना है ये प्राइस से। मेरा टारगेट है 4450 के आसपास और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 5090 5090 का टारगेट, स्टॉप लॉस 4450 के आसपास रखेंगे। ये है तेजी की तरफ बैठ रहा हुआ ये काउंटर अपोलो हॉस्पिटल्स, जहां पर एक मोमेंटम नहीं 5090 आपने एक बार बताएंगे। 5200 पर आ गया ये, तो क्या आप 5390 देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं टारगेट? नहीं, थोड़ा सा लंबा देख रहा हूँ मैडम, तो 5450 लेके चलते हैं। मुझे लगता है मोमेंटम में ये टारगेट हाँ नो, तो आई थिंक आई हर्ड इट रॉन्ग। 5450 आप कह रहे हैं, राइट? टारगेट या 5450 5450, हाँ। एंड योर स्टॉप लॉस विल बी 5090 5। हाँ, ये ठीक है। तो मैंने गलती से वो 4450 बोल दिया था स्टॉप लॉस के तौर पर। 5090 का स्टॉप लॉस और 5450 का दरअसल आप टारगेट लेकर चलेंगे। तेजी वाला ट्रेड बनता हुआ। अच्छा, बाय द वे सेंसेक्स भी ऊंचाई पर ऊंचाई गढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 204 अंकों की बढ़त पर इस समय ट्रेड 65,650 तक के लेवल्स पर इस समय सेंसेक्स काफी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है, पूरे 200 पॉइंट ऊपर आज के दिन। तो ये है फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल। अच्छा, बाय द वे प्रदीप का भी अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो मेदांता, ये यानी कि ग्लोबल हेल्थ वाले ट्रेड को ये कैरी कर रहे हैं, अभी भी होल्ड किया हुआ है। इनका टारगेट दरअसल 735 था और 662 का यहाँ पर स्टॉप लॉस, और बालकृष्ण जैसे ट्रेड को भी ये दरअसल कैरी कर रहे हैं। आपका नया ट्रेड क्या रहेगा इधर, बताइएगा।
तो QSR स्पेस की मैंने बात की तो वहाँ पे देवयानी इंटरनेशनल पे इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन बन रहा है। स्टॉक ने जो 13 जून को हाई बनाया था उसके बाद ये करीबन 15 सेशन से कंसोलिडेट कर रहा था और इस फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट आज ये कंफर्म कर रहा है। तो 194 के करंट रेट पे इसको ऐड करना चाहेंगे। 189.40 का स्टॉप लॉस रहेगा और 210 के टारगेट रहेंगे। ओके, तो 210 के लिए देवयानी इंटरनेशनल में एक ट्रेड इस समय तेजी की तरफ बन रहा है। अच्छा, एक स्टॉक अनुज जोड़ सकते हैं, एक स्टॉक ब्रिजेश जोड़ सकते हैं, तो आप लोग अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में लग जाएं। इस बीच एक कॉर्पोरेट स्कैन की बारी है। फोकस में स्टॉक अनुपम रसायन का। हाल ही में दरअसल कंपनी ने यहाँ पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट की सब्सिडरी ट्री सुपर वेंचर्स के साथ एक एपीआई डेवलप करने के लिए करार किया। इनफैक्ट कंपनी ने हाल फिलहाल में यानी मई जून के पीरियड में 2600 करोड़ के ऑर्डर्स भी हासिल किए हैं और कई सारे एलओआईज इन्होंने साइन किए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी की डेप्यूटी सीएफओ विशाल ठक्कर। विशाल जी, स्वागत है आपका, कांग्रेचुलेशंस। ऐसी आपने इनफैक्ट मई जून जुलाई में यू बीन वेरी एक्टिव विद एलओआईज एंड द अदर डील्स दैट यू आर साइनिंग। अगर एक हमें अंदाजा दे सके ये रफली जो आप लोगों ने एमओयू साइन किया या फिर एलओआई हासिल किया है, ये कितना ट्रांसलेट करने वाला है इस साल की अर्निंग्स में? ओके, थैंक यू फर्स्ट, आपने हमें आपके चैनल पे लिया। और अगर ये बात करें तो हाँ, आपकी बात सही है कि अभी तक अगर आप टोटल एलओआईज और कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे देखेंगे तो 7,700 के आसपास के हमने एलओआईज एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। अगर उसमें से अगर आप देखें तो इस साल में हमारा अंदाजन है कि करीबन 300 करोड़ का उसमें से रेवेन्यू आना चाहिए ये फाइनेंशियल ईयर में। बिकॉज आप समझेंगे कि भाई जो भी एलओआईज होते हैं उनको भी मैच्योर होने में और उसका फुल रैंप अप आने में समय लगता है, पर इस साल डेफिनेटली आप 300 के आसपास का नंबर देख पाएंगे। ओके, हाँ जी, नहीं, गो अहेड। और जो दूसरा जो आप बात कर रहे थे कि जो हमने एमओयू साइन किया है जो जी, वो एमओयू हमने गोविंद जी की कंपनी के साथ किया है। गोविंद जी एक बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी बिजनेस लीडर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और हमारा जो अनुभव रहा है जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रोसेस डेवलपमेंट में, और हमने जो इतने मॉलिक्यूल्स हमने डेवलप किए और हमारी जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज है, जो कंटिन्यूअस केमिस्ट्री और फ्लो केमिस्ट्री की जो जो कैपेबिलिटीज है उसको हम यहाँ पे ज्यादा यूज कर पाएंगे, जिससे कि हम इंडिया में आज तक जो मॉलिक्यूल्स नहीं बने हैं, जो प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं, वो हम इंडिया में बनाएंगे और इंडिया और इंटरनेशनली दोनों इंडस्ट्रीज को सर्व करेंगे। ओके, तो आप बेसिकली कह रहे हैं आप कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स के साथ, और ये प्रोडक्ट्स इस समय भारत में नहीं बन रहे हैं, लेकिन एक अंदाजा अगर हमें दे सकें, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को आप इंटरनेशनल मार्केट में भी लेकर जाएंगे, किस तरह का मार्केट साइज है इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का, डिमांड की सिचुएशन फिर भारत में क्या रहेगी, अगर भारत में प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं तो क्या इंपोर्ट हो रहे हैं, वो कितना मार्केट आप अपने नाम पर कर पाएंगे? तो देखिए, तो 2-3 चीज बता दे। एक, हाँ आपकी बात सही है कि ये सब आज की तारीख में इंपोर्ट ही होते हैं। तो ये जो आप मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है और आपका, तो उसके चलते भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप रहेगा हमारी कंपनी के हिसाब से। इसका टोटल मार्केट अगर हम देखा जाए, जो हम लोग टारगेट एड्रेसेबल मार्केट बोलते, जो टैम बोलते हैं, टारगेटेबल एड्रेसेबल मार्केट, तो वो मोटा मोटी आपका मान के चलिए कि $1 बिलियन के आसपास का आप मान सकते हो, ये जो हमने जो अभी आइडेंटिफाइड हमारे मॉलिक्यूल्स है उसका। और आपकी बात सही है, वो इंडिया में भी उसका डिमांड है और इंटरनेशनल भी डिमांड है। और हमारी जो स्ट्रेंथ है आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, हम इंडिया में बनाते और विश्व में बेचते हैं। आज करीबन 60 से 70% हमारा रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से भी आता है। तो वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वाइड, और ये जो हमारी पूरी एक्सपर्टीज है उसका हम बेस्ट यूज कर पाएंगे इस पे। ओके, सर आपका एक्सपोजर फार्मा सेगमेंट में है, कुछ केमिकल सेगमेंट में भी है। हाल फिलहाल केमिकल कंपनियां ग्लोबली अपने गाइडेंस को कुछ रिड्यूस करती दिखाई दी हैं। आप कैसे देख रहे हैं सेगमेंट में, और वुड यू बी इंक्रीजिंग बिजनेस और पुशिंग द बिजनेस प्राइमरीली फार्मा साइड पर FY24 के लिए? अगर आप देखें, जैसे हमने पहले भी बोला था कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल मॉडल है। और दूसरा क्या है, यूरोप में आपकी बात सही है कि थोड़ा सा यूरोपियन कंपनीज ने वीकनेस, माने गाइडेंस में वीकनेस दी है। पर अगर आप देखें तो नेट इंडिया में, और आप हमारे एलओआईज भी देखें और जो हमारा जो इंक्वायरी देख रहे हो, तो आप ये देख पाओगे कि भाई डिमांड में हमें ऐसा दिख नहीं रहा है कि जो हमारी जो एनुअल ग्रोथ गाइडेंस है हमने जो दी थी, और जो नेक्स्ट 3-5 इयर्स की जो ग्रोथ गाइडेंस है, हमारे हिसाब से ये
ये अचीवेबल है और ये हमें आज उसमें कोई ज्यादा अंतर दिख नहीं रहा है। ओके। लेकिन ये जो LOIs आप लार्जली साइन कर रहे हैं, ये किस तरह की प्राइस पॉइंट्स पर आ रहे हैं? क्या यहाँ पर आपके पास प्राइस हाइक लेने का हक दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड? सो अगर आप अगर देखें तो जो हम लोग एवरेज सेलिंग प्राइस बोलते हैं जो मॉलिक्यूल्स के, तो उसमें आप हमेशा देखेंगे कि इजाफा हो रहा है और जो नंबर है वो अच्छे खासे बढ़िया वाले नंबर्स हम देख पा रहे हैं। आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं दे सकता हूँ हमारे जो कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट के तहत पे, पर ये जो भी मॉलिक्यूल्स है वो सब हाई प्रीमियम मॉलिक्यूल्स है जो हमारे एवरेज प्राइस से कई गुना ज्यादा है। तो हाई प्रीमियम मॉलिक्यूल्स आल्सो देन ट्रांसलेट इनटू अ हायर मार्जिन बिजनेस? तो देखिए, बिजनेस में एक चीज है कि मार्जिन्स तो हमारे हमने ऐसे भी हिस्टोरिकली गाइड किया है, वो रेंज में तो डेफिनेटली रहेंगे। हाँ, उसमें थोड़ी सी ऊपर की तरफ की थोड़ी सी गुंजाइश रहती है, बट मैं आज यहाँ पे आके ये नहीं बोलना चाहूंगा कि भाई हमारे मार्जिन्स कहाँ पे जाएंगे, बट जो हमने हिस्टोरिकली बोले हैं 6 से 26 से 28% का मार्जिन, वो हम लोग यथावत कर पाएंगे। उसमें कोई हमको गुंजाइश नहीं लग रही है, वो नंबर्स हम मेंटेन कर पाएंगे। अच्छा, मैं आपसे फिर फाइनली ये समझना चाहूंगी, आपने जो MOU साइन किया है, आपने जो LOI साइन किए हैं, इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर आप जब काम करना शुरू करेंगे, आपकी क्या एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पर होगा या फिर आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और उसके लिए फिर क्या तैयारी रहेगी अगर बढ़ानी पड़ती है तो? बढ़िया। तो अगर आप देखें तो एक तो कि हमारे हर एक प्लांट मल्टीपर्पज प्लांट होते हैं, तो वही प्लांट में हम बहुत एटलीस्ट इनिशियल लेवल के वॉल्यूम ज्यादातर प्रोडक्ट्स में कर पाएंगे, तो वो हमें एक दिक्कत नहीं दिख रही है। दूसरा, हमने अगर आपको ध्यान हो तो हमने पिछले साल हमने एक अनाउंस किया था कि 670 करोड़ का हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाले 3 प्लांट में मिलके। तो अगर आप वो दोनों को देखेंगे तो ये जितने LOI साइन किए हैं, MOU साइन किए, उसके लिए ये पर्याप्त होगा। थोड़ा बहुत डी बॉटलनेकिंग अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट में रहेगा तो रहेगा, बट मोटा मोटी ये नंबर में कोई हमें ज्यादा केपेक्स का और रिक्वायरमेंट दिख नहीं रहा है। विशाल जी, मेरा फाइनल सवाल आपसे ये रहेगा, China Plus One थीम पर भारतीय कंपनी, आप जैसी कंपनियों को काफी फायदा मिला है, क्या उसका और भी आपको लग रहा है FY 24-25 में बेनिफिट आता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि चाइना भी कोशिश कर रहा है टू कम बैक ऑन ट्रैक एंड गेट द बिजनेस और कीप द क्लाइंट्स दैट दे हैव बीन वर्किंग विद। तो अगर आप देखेंगे तो मैं सेक्युलर बात करूंगा रादर देन अपॉर्चुनिस्टिक बात, बिकॉज हमारा बिजनेस भी मोर लॉन्ग टर्म बेसिस पे है रादर देन अपॉर्चुनिस्टिक बेसिस पे। तो अगर सेक्युलरली अगर आप देखें तो एक रुझान जो वेस्टर्न वर्ल्ड का रहा है कि भाई चाइना से बाहर निकला जाए, वो जो आपका पिछले 5-10 साल से चल रहा था, वो आज अगर आप देखें लास्ट 2-3 साल के जो इवेंट्स हुए हैं, जीरो कोविड पॉलिसी ले लो या जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो उसके चलते इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है कंपेयर टू चाइना। सो नया जो डिमांड है उसमें आप अगर इंडिया का शेयर देखेंगे तो वो बढ़ता दिखेगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो आपकी बात सही है कि भाई China Plus One का एडवांटेज तो इंडिया में दिखेगा हर एक मैन्युफैक्चरर को, और उसमें हम भी शामिल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ठक्कर, आपने काफ़ी डिटेल में समझाया किस तरह से आप इन नए ऑर्डर्स, नए LOIs और MOU को दरअसल ट्रीट करने वाले और क्या रिफ्लेक्ट होगा कंपनी की बैलेंस शीट पर। आपसे ऑफ कोर्स बातचीत होगी जब आपके Q1 के तिमाही नतीजे आएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर दैट इज वेल। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर 1.5% का इजाफा अनुपम रसायन 985 पर कर रहा है कारोबार। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते हैं ब्रिजेश और अनुज ने कौन से स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं और ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बन रही है। बाजार की चाल में मजबूती साफ देखने को मिल रही है। निफ्टी अब 62 अंक ऊपर और निफ्टी बैंक कार्यक्रम की शुरुआत में एकदम फ्लैट था, हल्का सा नेगेटिव भी हुआ, लेकिन यहाँ पर अब 75 अंकों का इजाफा आ चुका है। तो जो शॉर्ट कवरिंग की भनक ब्रिजेश पकड़ रहे थे वो स्क्रीन पर अब साफ देखने को मिल रही है। चलिए फटाफट से अब एक एक ट्रेड जो अनुज और ब्रिजेश देने वाले हैं वो पूछ लेते हैं इनके पास है या नहीं। अनुज, टाटा स्टील कैरी कर रहे, होल्ड किया रादर, MRPL नया जोड़ा, दूसरा ट्रेड इस समय का? हर्षद जी, मैं मार्केट टाइम्स में कॉल देना चाहूंगा क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो थोड़ा वेट करके मैं कॉल कंडक्ट करना चाहूंगा। ठीक है, तो कुछ देर बाद आएगा एक ट्रेड। ब्रिजेश, ITC आप होल्ड कर रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल आपने नया जोड़ा, दूसरा ट्रेड है? हाँ मैडम, मैं इंजीनियर्स इंडिया बाय करना चाहूंगा करंट प्राइस पे 121.35 चल रहा है। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा 118 का रहेगा और 129 के टारगेट के लिए मैं इसको बाय करना चाहूंगा।
इंजीनियर्स इंडिया। तो ये अपट्रेंड का मोमेंटम वाले स्टॉक है, लॉन्ग टर्म व्यू भी काफी इसमें पॉजिटिव है और कल ही के दिन इसने 20 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके चला है, तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो एक ट्रेडिंग बेट है, तो 129 के लिए हमें बाय करना चाहिए। ओके, तो 129 के लिए मौका इंजीनियर्स इंडिया में तेजी की पोजीशन लेने का और आप स्टॉप लॉस लगाएंगे 118 के लेवल्स के आसपास। चलिए अब आपके लिए मैं रिकैप कर देती हूँ जो ट्रेड्स आए हैं हमारे जानकारों की तरफ से। दिखाइएगा एक एक करके सबका पोर्टफोलियो। तो ब्रिजेश ने आईटीसी कैरी किया, 485 में उनका टारगेट है, 460 स्टॉप लॉस। फिर अपोलो हॉस्पिटल्स नया जोड़ा, 5450 का टारगेट, 5090 स्टॉप लॉस। इंजीनियर्स इंडिया 129 के लिए कैरी करेंगे, 118 का स्टॉप लॉस रहेगा। रिटर्न्स देखिए, आईटीसी थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है लेकिन अपोलो 0.34% जोड़ रहा है और ईआईएल 0.17% तक के रिटर्न्स कमा कर दे रहा है। अब आते हैं प्रदीप के पोर्टफोलियो पर। तो इन्होंने ग्लोबल हेल्थ कैरी किया, 735 का टारगेट वहां पर और 662 का स्टॉप लॉस। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी कैरी कर रहे हैं 2550 के लिए, 2355 स्टॉप लॉस है। नया एक ही स्टॉक जुड़ा है, वो है देवयानी इंटरनेशनल, 210 का टारगेट और 189.40 इनके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अनुज गुप्ता का पोर्टफोलियो अभी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन ये फिलहाल प्रदीप के रिटर्न्स। देवयानी इस समय कुछ ज्यादा योगदान नहीं दे रहा है, लेकिन ग्लोबल हेल्थ केयर 0.29% जोड़ता हुआ और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1.44% के रिटर्न्स ये कमा कर दे रहा है। अनुज का पोर्टफोलियो, टाटा स्टील कैरी कर रहे हैं, 119 टारगेट है, 109 स्टॉप लॉस। एमआरपीएल फिर नया जोड़ा, 97 का टारगेट और 86 का स्टॉप लॉस और एक जगह खाली रखी है, दोपहर में वो ट्रेड आएगा। आज टाटा स्टील ड्रैग कर रहा है 1.1%, एमआरपीएल की तरफ से ज्यादा कुछ योगदान नहीं। ये है नए ट्रेड्स और अब तक की जो पोजीशंस इन्होंने की है कैरी। किसको कितना फायदा मिल रहा है, हमारा मुनाफे का मीटर अब आपकी स्क्रीन पर। तो ये सभी जानकार कल से ही पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए हैं, लेकिन रिटर्न्स ब्रिजेश के फेवर में ज्यादा है, करीब करीब अब 9% के रिटर्न्स उनके हो गए हैं। 5.65% के रिटर्न्स पर प्रदीप होचंदानी एंड 5.41% के रिटर्न्स पर अनुज गुप्ता। तो प्रदीप और अनुज के बीच कांटे की टक्कर है, एक अच्छी लीड ब्रिजेश ने ले रखी है। आज का दिन इंटरेस्टिंग रहेगा, कंसिडरिंग एक्सपायरी है, मार्केट में वॉलेटिलिटी और ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी ट्रेड की आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट आज के ट्रेड का। हमारे जानकारों की तरफ से कोई भी अगर पोर्टफोलियो में बदलाव होता है तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम शेयर करेंगे और साथ ही 1 बजे एक अपडेट भी लेकर आएंगे आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 की, जब मिड कैप मंत्र होगा पेश। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का।